एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय नीरू मैम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपनी हिंदी भाषा का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और उसमें इस क्लास में हम पढ़ेंगे लिपि कि किसे कहते हैं लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, मतलब जो चिन्ह बनाए जाते हैं, हम जो भी लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी भाषा में हम करते हैं ए आ ई उ क ख, जो भी चिन्ह हमारी वर्णमाला में हैं उनको एक निश्चित रूप उनको दिया गया है और उसी ही हम कहते हैं लिपि के। लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम वही लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये बात आप सभी को पता होगी कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अलग अलग भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। जितनी भी भाषाएं होती हैं उनकी अलग अलग अपनी लिपियां होती हैं और एक से अधिक भाषा की एक ही लिपि हो सकती है। उदाहरण के लिए दिया हुआ है विभिन्न भाषाओं की लिपियां। देखिए, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली 4 भाषाएं हैं, लेकिन लिपि इनकी होगी देवनागरी। साथ में कोंकणी की भी क्या होगी? देवनागरी। पंजाबी की है गुरमुखी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच की है रोमन और उर्दू, अरबी, फारसी की होगी हमारी लिपि फारसी। तो अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग भी हो सकती हैं और अलग अलग भाषाओं की एक लिपि भी हो सकती है। आगे देखते हैं हम ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का जन्म मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे हम लिखते हैं, आप देख भी रहे होंगे कि ये लिपि है जो हम हमारे बाएं हाथ से शुरू करते हैं और दाएं हाथ की तरफ लिखते हैं। लेकिन यदि आप फारसी भाषा में फारसी लिपि को देखोगे तो वो दाएं हाथ से शुरू करते हैं और बाएं हाथ की तरफ लिखी जाती हैं। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देवनागरी लिपि को जैसे यह एक वैज्ञानिक लिपि भी इसको कहा गया है, क्योंकि इसमें जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं होता, उनका लिखने का और बोलने में अंतर होता है। आगे है हमारा बोली। एक छोटे से क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को हम बोली कहते हैं। एक छोटे से भाग में, एक छोटे से क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। वो वहीं तक सीमित रहती है, भाषा उसको नहीं बोल सकती, क्योंकि भाषा का रूप है जो बहुत बड़ा होता है, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। बोली भाषा का लघुत्तम मतलब सबसे छोटा रूप भाषा का कौन सा है? बोली। बोली को बोलने वालों की संख्या कम होती है और बोली का कोई भी व्याकरण नहीं होता। यह बात सत्य है कि इसमें कोई साहित्य की रचना नहीं होती और ये भाषा का सबसे छोटा रूप होता है। ये इन बोली को बोलने वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या कम होती है। आधुनिक हिंदी जो है हमारी, जो आजकल हिंदी का प्रयोग हम कर रहे हैं वो खड़ी बोली का ही एक रूप है। पहले खड़ी बोली थी और अब उसको रूप दे दिया हमारा हिंदी का। खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो। अपवाद भी हर चीज़ का होता है, जबकि इसमें बोला गया है कि बोली में किसी भी साहित्य की रचना नहीं होती। और अपवाद में देखिए कि खड़ी बोली जो थी हमारी, उसके पहले कवि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो की मुकरियाँ और जो पहेलियाँ आपने सुनी भी होंगी कि एक थाल मोतियों से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। ये हमारी अमीर खुसरो की पहेलियाँ थी और वो किसमें थी? खड़ी बोली में ही उसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा उपभाषा। उपभाषा बोलने वालों की संख्या भाषा से कम तथा बोली से अधिक होती है। सबसे छोटा रूप हमारा भाषा का बोली था और उससे अगर थोड़ा सा उसको विस्तृत कर दिया जाए, ज़्यादा तो नहीं, भाषा से इसका महत्व कम होता है और बोली से ज़्यादा। तो ये बीच का जो भाग होता है वो उपभाषा कहलाता है। बोलने वालों की संख्या बताया गया है इसमें कि भाषा से कम होती है लेकिन बोली से ज़्यादा होती है। व्याकरण का निर्माण शुरू हो जाता है, इसमें थोड़ा बहुत व्याकरण का निर्माण है जो शुरू हो जाता है। उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई है। और ब्रज आपने देखी होगी कि जो हमारा श्री कृष्ण जी का क्षेत्र था ब्रज क्षेत्र, उधर ब्रज बोली में ही ये जो साहित्य की रचना हुई थी और इनका क्षेत्र भी बड़ा था। इसमें अतः उपभाषा है जो बन गई थी।
आगे है हमारा भाषा। मानक रूप जिसको बोलते हैं भाषा, मानक रूप या फिर भाषा का शुद्ध रूप इसको हम बोलते हैं। जब भाषा हो जाता है तो मानक रूप हो जाता है भाषा का। मानक मतलब स्टैंडर्ड, और यह है शुद्ध रूप भाषा का माना जाता है। इसमें व्याकरण पूरा हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में साहित्य की रचना होती है, मतलब भाषा में ही सारा साहित्य रचा जाता है। कुछ साहित्य हमारा उपभाषा में भी लिखा जाता है। जो भाषा व्याकरण नियमों में बंधी हो, व्याकरण के नियमों में बंधी हुई भाषा कहलाती है। जिस भाषा का प्रयोग समाचार पत्रों, टेलीविजन तथा रेडियो पर किया जाता, वही हमारा भाषा का शुद्ध रूप माना जाता है। तो उपभाषाएं तथा बोलियां हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आज अपनी क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।